तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक शडर एक्सक्लूसिव हॉरर फिल्म को जिसका नाम है द मदर ऑफ फ्लाइज। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डीपर मीनिंग वाली मूवी है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। मूवी को एंड तक देखना, तभी आपको इसका डीपर मीनिंग समझ में आएगा। और एंड वाला जो ट्विस्ट है वो तो बहुत ही खतरनाक है, आपको देखकर काफी शॉक लगेगा। और रिसेंटली मैंने एक अंडररेटेड ब्लमहाउस हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है, इनकेस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नरेशन से, जहां पर हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि शवों के साथ यानी कि कॉर्प्सेस के साथ में इंटीमेट हो रही थी। अब ये लड़की पहेलियों के द्वारा हमको ये कहना चाहती होती है कि वो मृत्यु को अपना दुश्मन नहीं मानती बल्कि अपना लवर जैसा समझती है। बेसिकली ये कहना चाहती थी कि मरने के बाद उसका एक नया जन्म होता है, जो कि काफी वियर्ड सी बातें होती हैं। स्टार्टिंग में आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन एंड में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार ये लेडी जो है वो कहना क्या चाहती है। खैर अब इसके बाद सीन बदलता है जहां पर हम इसी लड़की को देखते हैं जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है, और ये लेडी असल में एक विच है जिसका नाम है सोलवे। अब यहाँ से सीन बदलता है जहाँ पर हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम है मिकी, जो कि एक कॉलेज की स्टूडेंट है। मिकी अब पियानो बजा रही होती है कि इसी बीच उसके पिता का फोन उसके पास में आता है, जिसके बाद वो अपने पिता के पास चली जाती है, जहाँ पर वो और उसका पिता अपनी कार से कहीं पर जा रहे थे। अब वो कहाँ पर जा रहे थे ये बताने के लिए आपको मिकी के बारे में जानना पड़ेगा। तो मिकी असल में कैंसर से अभी थोड़े टाइम पहले ही क्योर होकर आई है, और ये बात हमें उसके छोटे बाल देखकर पता लगता है। लेकिन कीमोथेरेपी की रेडिएशन के चलते मिकी के एब्डोमेन के अंदर एक ट्यूमर पनप चुका है, जो कि काफी खतरनाक है। डॉक्टर ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं कि ये ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहेगी। अब बिना सस्पेंस रखे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों ही असल में उसी विच यानी कि सोलवे के पास जा रहे थे। मिकी को विश्वास था कि वो उसे ठीक कर सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मिकी उसे ठीक से जानती तक नहीं थी, ना ही उसके पिता को ज्यादा उसके बारे में कुछ पता था। और वो तो बस मिकी के लिए सब कर रहे थे क्योंकि यही उसकी आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। मिकी से पहले उसने सोलवे के बारे में सुना तक नहीं था। सोलवे ने डायरेक्टली मिकी से संपर्क किया था और उसे अपने पास बुलाया था, ये बताते हुए कि वो उसको ठीक कर सकती है। लेकिन उसने उससे संपर्क कैसे किया ये भी मिकी ने अपने पिता को नहीं बताया था। एक और बात कि रास्ता भी मिकी ही बता रही होती है कि उनको कहां पर जाना है। मीनवाइल हमें सोलवे को दिखाया जाता है जिसको एक मरा हुआ डियर मिलता है जिस पर ढेर सारी मक्खियां भिनभिना रही थी, और सोलवे उसको देखकर कुछ मंत्र जाप करने लगती है, कुछ चैंटिंग करने लगती है। तभी रास्ते में ये लोग जो होते हैं वो एक कैफे पर रुकते हैं, जहां पर मिकी अपने पिता से थैंक यू बोलती है उस पर विश्वास रखने के लिए। लेकिन उसके पिता फिर से पूछते हैं कि आखिरकार इस लेडी ने उससे संपर्क कैसे किया, उसने उसे ईमेल किया था क्या? तब वो बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उस लेडी ने उसे रीच आउट किया था। अब उसके पिता पूछते हैं लेकिन कैसे? लेकिन इतने में ही वेट्रेस ऑर्डर लेने के लिए आ जाती है, जहां पर ये दोनों ही चीज बर्गर मंगवाते हैं। अब शाम काफी हो चुकी थी, इसलिए वो एक मोटल में रुकते हैं जहां पर दोनों काफी अच्छे से बात कर रहे थे, जहां पर हमको पता लगता है कि मिकी की माँ बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है और मिकी अपनी माँ को बहुत याद करती है। जिसके बाद में मिकी बाथरूम के लिए चली जाती है कि इसी बीच उसके पिता की नजर रोड पर जाती है, जहां पर कार जो गुजर रही होती हैं, तो कार की हेडलाइट्स की रिफ्लेक्शन से पहाड़ पर एक चेहरा बन रहा था। तभी हमको सोलवे के सीन्स दिखाए जाते हैं जहां पर इस विच के पास में ढेर सारी फ्लाइज को दिखाया जाता है। अब सोलवे की एक खासियत ये थी कि वो हमेशा रिदम में और पहेलियों में ही बात किया करती, जैसा कि इंट्रो में वो कह रही थी। अब मिकी रात में जब सो रही होती है तो उसे सीलिंग पर यानी कि ऊपर छत पर कुछ अजीब सा मास फॉर्म होते हुए दिखाई देता है, जो कि अंदर से हिल भी रहा था। लेकिन दोबारा अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जो कि शायद दर्शाता है कि उसके अंदर का ट्यूमर बढ़ रहा था। फिर इसके बाद अगली सुबह वो अपना सफर जारी रखते हैं और अब फाइनली वो एक जगह पर पहुंच गए थे। तब उसके पिता उसको कहते हैं कि उसे कैसे पता यहीं पर आना था, क्योंकि रास्ते भर तो उसने मैप तक नहीं देखा। तब वो कहती है कि उसने देखा था और उसे ये करना है क्योंकि यही उसकी आखिरी उम्मीद है। तब उसके पिता कहते हैं कि उसे ये स्कैम लग रहा है, लेकिन मिकी के लिए ये उसकी आखिरी उम्मीद थी क्योंकि डॉक्टर्स ने तो वैसे ही हाथ खड़े कर दिए थे। और तब ऑब्वियस सी बात है, पिता अपनी बेटी मिकी की बात मानते हुए उसके मुताबिक चल पड़ता है और फाइनली उन्हें सोलवे का घर मिल गया था, जो कि असल में लकड़ियों से बना हुआ था। और देखने में ये घर बिल्कुल कार्टून की तरह या फिर फेरी टेल कहानी की तरह लग रहा था, जिसमें ज्यादातर चीजें पेड़ पौधों से बनाई गई थी, जैसे कि होता है ना कि विचेस का कंट्रोल होता है फॉरेस्ट के ऊपर, बिल्कुल सेम उस तरह से लग रहा था। अब वहीं पर उन्हें सोलवे मिल जाती है और सोलवे को देखकर मिकी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब सोलवे उनको अंदर लेकर जाती है उनका रूम दिखाने के लिए। उसके घर में जाते ही मिकी को एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई दिखाई देती है, लेकिन वो हिलती नहीं है। तब मिकी पूछती है कि क्या ये जिंदा है? तब वो कहती है कि नहीं। तब मिकी कहती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। तब सोलवे यहाँ पर फिर से वही क्रिप्टिक बातें करती है कि तो क्या हुआ, ये अभी भी उतनी ही खूबसूरत है जैसा कि जिंदा होने के टाइम पर थी। खैर इसके बाद वो उन्हें उनका रूम दिखाती है, जहाँ पर मिकी के पिता को रूम दिखाया जाता है। तब मिकी के पिता सोलवे को साफ ये कह देते हैं कि वो यहाँ पर आए हैं अपनी बेटी मिकी के लिए, और उसे इन चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और सोलवे पर तो बिल्कुल भी नहीं। 3 दिन का
रिचुअल है और यहाँ पर वो बस अपनी बेटी के लिए आया है और अभी भी वो सिर्फ प्रिटेंड करेगा और कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर सोल्वे उसे कहती है कि वो अपनी बेटी के फेथ पर उंगली उठा रहा है। उसकी बेटी के अंदर डेथ ग्रो कर रही है और ऐसा कहकर सोल्वे वहां से चली जाती है। अब सीन पास्ट का आता है जहाँ पर सोल्वे के पास एक लेडी आती है और अपनी बेटी की डिलीवरी करवाने के लिए वो आई थी। अब इस डिलीवरी में लेडी का मरना तय था, लेकिन सोल्वे जो कि एक हीलर विच होती है इसलिए लोग उसके पास आया करते थे, लेकिन वो उससे नफरत भी करते थे, लेकिन आना उन्हें उसके पास ही पड़ता था। सोल्वे उस लड़की के पेट को एक कांटे से चीर कर बच्चे को निकालती है और ये चीज एक रिचुअल की तरह चल रही थी। अब ये बच्चा जो था वो मरा हुआ पैदा हुआ था, लेकिन उसकी माँ बच जाती है, लेकिन इससे सोल्वे को अच्छा नहीं लगता। वो रिग्रेट फील कर रही थी क्योंकि उसका काम था दोनों को बचाना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहां पर सोल्वे इन दोनों को जंगल में कहीं पर लेकर जा रही होती है। जाते टाइम ये लोग बातें कर रहे होते हैं जहां पर सोल्वे मिकी से पूछती है कि उसे ये कैंकर कब हुआ। असल में यहाँ पर सोल्वे कैंसर को कैंकर कहती है। एनीवेज मिकी बताती है कि जब वो 15 की थी तब से उसको ये बीमारी हुई, लेकिन कैंसर के इलाज के चलते ही उसके अंदर एक ट्यूमर पनप गया था। यहाँ पर सोल्वे कैंसर को कैंकर इसलिए बोलती है क्योंकि उसके हिसाब से कैंसर एक क्रैब की तरह है जो कि बड़े होने के बाद फैलता जाता है। जिस तरह से सी क्रैब के पैर बड़े होकर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और बड़े होते रहते हैं, ठीक वैसे ही। अब इसी बीच ये दोनों आपस में ओशन के बारे में बात करते हैं जहां पर मिकी बताती है कि उसने ओशन देखा है जो कि बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन सोल्वे ने आज तक ओशन नहीं देखा था। वो उसे बताती है कि ओशन कैसा होता है, जिसको सुनकर सोल्वे उसे थैंक यू कहती है। जिसके बाद वो उसके पेट की तरफ हाथ रखती है। तब मिकी उसे बताती है कि उसके पेट के अंदर से सब कुछ निकाल दिया गया है, विच मीन्स कि अब वो मां नहीं बन सकती। तब सोल्वे उसे फ्रूटलेस कहती है, लेकिन इसके बाद भी वो उसे ट्री बोलती है। अब यहाँ पर सोल्वे उसे उसकी वर्थ बताती है कि हो सकता है कि वो फ्रूट नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी वो एक पेड़ है। सोल्वे उससे उसका हाथ मांगती है और मिकी उसे अपना हाथ देती है। वो उसे एक रिंग पहनाती है जो कि असल में एक यूनियन का सिंबल था। उस रिंग के अंदर 2 सर्कल्स थे, जिसे एक्सप्लेन करते हुए वो ये कहती है कि 2 सर्कल मिलकर एक सोल बनाती है, लेकिन ये रिंग सिंबल है डेथ और लाइफ का। जहाँ पर एक चीज खत्म होती है वहीं पर दूसरी चीज शुरू होती है। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ वाकई में काफी डीप थी। खैर अब आगे सोल्वे बताती है कि किसी चीज का जन्म होने से पहले कोई चीज मरती है। बेसिकली यहाँ पर सोल्वे मौत को अंत नहीं मानती बल्कि एक नई शुरुआत मानती है, जिसके बाद वो ध्यान लगाती है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। तब मिकी के पिता मिकी से कहते हैं कि ये सब बकवास है और यहाँ पर उसे इन चीजों पर जरा सा भी भरोसा नहीं है और वो तो खाली अपनी बेटी मिकी की वजह से यहाँ पर रुका हुआ था, क्योंकि मिकी अब यहाँ से जाने नहीं वाली थी, क्योंकि जब तक वो ट्राई नहीं करेंगे तब तक उनको इसके बारे में पता कैसे चलेगा कि सोल्वे सच बोल रही है या फिर नहीं। उसके पिता उसको कहते हैं कि वो किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, लेकिन इससे क्या ही होने वाला था, कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले भी वो ये ट्राई कर चुके थे, लेकिन अब सिर्फ सोल्वे ही उसकी आखिरी होप थी। खैर इसके बाद सीन बदलता है जहाँ पर सोल्वे, मिकी और उसके पिता एक जगह बैठे हुए थे। वो उनके लिए खाना लेकर आई थी जिसमें कुछ मशरूम और कुछ पत्तियां वगैरह थी। उस खाने को वो जंगल का गिफ्ट बताती है। साथ ही साथ वहाँ पर मरी हुई तितली भी थी। यहाँ पर वो ब्लेसिंग्स बोलना शुरू करती है, जिसे सुनकर मिकी के पिता एमन कह देते हैं और तभी सोल्वे उसे कहती है कि वो अपने शब्दों को अभी के अभी यहीं पर थूक दे। यहाँ वो भगवान के लिए यूज होने वाले वर्ड्स नहीं सुनना चाहती थी और उसका रीजन ये था कि सोल्वे भगवान से हेट नहीं करती थी, लेकिन भगवान के शांत रहने से उसे दिक्कत थी। लाइक भगवान कुछ बोलते नहीं है ना ही कुछ करते हैं, लेकिन लोग फिर भी उनके लिए प्रे करते हैं। लाइक अभी जो उसकी बेटी के साथ हो रहा था, वो यहाँ पर भगवान की मर्जी कैसे हो सकती है। अब ये सुनकर मिकी के पिता फर्श पर थूक देते हैं, जिसके बाद सोल्वे अपने हाथों में कांटे से घाव करती है। ये कांटा वही कांटा था जिससे उसने उस लेडी का पेट चीर कर डिलीवरी करी थी। जिसके बाद वो हाथ को मिकी के हाथ से मिलाती है और उन्हें आंख बंद करने के लिए कहती है। तब मिकी को सोल्वे के हाथ की झलक दिखती है। उसका हाथ देखने में काफी ओल्ड लग रहा था, लेकिन ये झलक जो थी वो खाली एक पल की थी, जिससे कि मिकी डर जाती है। जिसके बाद में वो उस मरी हुई तितली को खा लेती है, जिसको देखकर मिकी के पिता को काफी अजीब लगता है। और अब इसके बाद में सोल्वे इन दोनों को ही फर्श पर रखा हुआ खाना खाने के लिए कहती है। अब देखो यहाँ पर बिना सस्पेंस बनाए मैं आपको थोड़ी और डिटेल देता हूँ। असल में यहाँ पर जो मिकी थी उसको यूट्रस और ओवेरियन कैंसर था, तो इसके चलते उसके यूट्रस को निकालना पड़ा। अब ऑब्वियस सी बात है कि कीमोथेरेपी करी गई एंड लास्ट स्टेज वही थी कि उसका यूट्रस निकालना पड़ा। लेकिन कीमोथेरेपी से यहाँ पर दिक्कत ये हुई थी कि उसके एब्डोमेन के अंदर भी ट्यूमर पैदा हो गया था और इसी वजह से यहाँ पर जब इस विच ने उसके पेट पे हाथ रखा तो वो समझ गई थी कि वो फ्रूटलेस है, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है वो मां नहीं बन सकती। खैर अब यहाँ से सीन बदलता है जहाँ पर हम सोल्वे को एक जानवर की डीकम्पोज हुई बॉडी के सामने देखते हैं। वो अपने फेस पर एक काला लिक्विड लगाती है और ये कहती है कि 1 दिन मरने के लिए और 3 दिन राइज करने के लिए, और इतना कहकर वो उड़ जाती है। जी हाँ, वो उड़ गई थी। सोल्वे कोई आम हीलर या फिर विच नहीं होती। खैर अब रात में हम मिकी को देखते हैं जो कि सोने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तब भी उसके पिता जेक वहाँ पर आ जाते हैं। जिसके बाद दोनों आपस में बात करते हैं क्योंकि दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। यहाँ पर मिकी अपनी कहानी बताती है कि जब वो कीमो क्लिनिक के अंदर थेरेपी ले रही थी उसी दौरान
मिक्की को एक लेडी मिली जिसका नाम सिंडी था। सिंडी को भी कैंसर था। अब जब ये दोनों ट्रीटमेंट ले रहे थे तब ये साथ में ही थे और सिंडी उसकी तरफ मुड़ती है और उसको ये कहती है कि वो उसके लिए प्रेयर करेगी, बदले में वो भी सिंडी के लिए प्रेयर करे। लेकिन यहाँ पर मिक्की बताती है कि उसे प्रेयर्स पर विश्वास नहीं था, उसे फेथ पर भरोसा है। लोग प्रे करते हैं क्योंकि उनमें फेथ की कमी होती है। सिंडी जो कि प्रेयर करती थी वो मारी गई, लेकिन मिक्की जिंदा है। उसके पिता उसको समझाते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसलिए बची क्योंकि वो प्रेयर नहीं करती थी। यहाँ पर जो ये सीन चल रहा था ना, इसमें फेथ और बिलीफ का मतलब कंप्लीटली रिडिफाइन कर दिया गया था। यहाँ पर मिक्की के हिसाब से मौत और जिंदगी खुद अपना काम करते हैं अपने हिसाब से। उन्हें किसी की प्रेयर्स की जरूरत नहीं होती, जो लिखा गया है वो तो होकर रहेगा। सिंपल सी बात थी कि अगर किसी को जिंदगी मिलनी होगी तो मिल जाएगी, और अगर किसी को मृत्यु आनी है तो वो भी आकर रहेगी, उसे कोई टाल नहीं सकता। मिक्की का माइंडसेट ऐसा था कि उसे लगता है कि जिंदगी जितना अच्छा गिफ्ट देती है, मौत भी उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार मान जाएगी। वो लड़ेगी जिंदगी के लिए, फेथ रखेगी, और उसे सोल्वे पर फेथ है कि वो उसे ठीक कर सकती है। उसकी इन बातों को सुनकर उसके पिता उससे कहते हैं कि उसे उसके ऊपर विश्वास है, सोल्वे के ऊपर नहीं है, और इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद में रात में मिक्की को नाइटमेयर आता है, जो कि यंग सोल्वे को कॉप्स के साथ में इंटीमेट होते हुए देख रही होती है। साथ ही साथ वो एक पेड़ को भी देखती है जिसमें एक फेस था और उसमें से खून निकल रहा था। इसी बीच हमें पास्ट का एक और सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनके साथ मिलकर सोल्वे ने डिलीवरी करी थी उस लेडी की। उसके अंदर वो माँ भी शामिल होती है और वो लोग अपने बच्चे को दफनाने आए थे। अब उस बच्चे को दफन करने के बाद में सोल्वे उस बच्चे को निकाल लेती है और अपने बच्चे की तरह ट्रीट करने लगती है। अब सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आता है, जहां पर सोल्वे सांप के बिल में से उसका एक अंडा उठा लेती है, जो कि सिग्निफाई करता है सेम उसी चीज को जैसा कि उसने उस लेडी के बच्चे के साथ किया था। खैर अब वो घर पर आती है, जहां पर वो मिक्की के पिता को एक चाय बनाकर देती है और मिक्की भी वहीं पर थी। मिक्की के सामने वो उस चाय को पी लेते हैं, जिसके बाद में सोल्वे और मिक्की जंगल की तरफ निकल गए थे। लेकिन उनके जाने के बाद में मिक्की के पिता यानी कि जेक की तबीयत बिगड़ जाती है और उनको खून की उल्टी होती है, और उनको बाहर एक लेडी का डिकम्पोज हो रहा शव भी दिखाई देता है। मीनवाइल सोल्वे और मिक्की एक चट्टान के पास आते हैं और सोल्वे यूनियन का साइन चट्टान पर बना देती है, जिसके बाद में मिक्की उस पर लेट जाती है। सोल्वे मिक्की के उस ट्यूमर को क्रैब कहकर बुलाती है। वो कहती है कि वो गाना गाए ताकि वो क्रैब सो जाए। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, तब सोल्वे खुद गाना गाने लगती है और फिर वो उसकी बैली पर वाटरफॉल का पानी डालती है, जिसके बाद में वो उसके पेट पर उसी सांप के अंडे को फोड़ देती है। लेकिन उस अंडे के अंदर से लिक्विड निकलता है, जिससे मिक्की को काफी जलन हो रही थी। साथ ही साथ बहुत दर्द हो रहा था, जैसे कि उसकी स्किन जल रही हो, और ऐसा हो भी रहा था, उसकी स्किन वाकई में जल रही थी। खैर रिचुअल खत्म होने पर मिक्की और सोल्वे घर की ओर निकल रहे होते हैं। तब उसके पिता उसे रास्ते में मिलते हैं। वो पूछते हैं कि उसने चाय में क्या मिलाया था, जिस पर कहती है कि उसने ZIP जिप मिलाया, यानी कि काइंड ऑफ एनर्जी। अब सोल्वे के हिसाब से उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि मिक्की के पिता का प्यूरिफिकेशन हो सके और वो रिचुअल के बीच में ना आए। यहाँ पर उसके पिता मिक्की से पूछते हैं कि उसका रिचुअल कैसा रहा। तब वो उनको अपनी बैली दिखाती है, जो कि जल गई थी। अब ये देखकर उसके पिता कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, भला ये कैसा ट्रीटमेंट हुआ। तब सोल्वे कहती है कि क्या मिक्की के इलाज के दौरान ये सब नहीं हुआ था, क्या उसके अंदर बर्निंग नहीं करी गई थी। ये जो वो बता रही थी वो असल में कीमोथेरेपी के बारे में बोल रही होती है, जिसमें रेडिएशन के जरिए बॉडी को सेलुलर लेवल पर बर्न किया जाता है। और यहाँ पर सोल्वे बताना चाहती थी सैक्रिफाइस के बारे में कि कुछ करने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। खैर अब वो आगे बढ़ती है और तब जेक मिक्की से ये कहते हैं कि ये थोड़ा अजीब नहीं है। जब भी सोल्वे चलती है उसके आसपास मक्खियां भिनभिना रही होती हैं। और अब सीन दोबारा से पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सोल्वे ने उस बच्चे को निकालकर जिंदा कर दिया था। जी हाँ, ऑब्वियस सी बात है, वो एक चुड़ैल थी, विश थी, और वो उसे अपने बच्चे की तरह पाल रही थी। तभी उस बच्चे की असली माँ आ जाती है, जो कि एक आदमी के साथ आई थी। वो आदमी सोल्वे पर हमला करता है और हमला करने के बाद वो लेडी सोल्वे से उस बच्चे को छीन कर ले जाती है। और अब सीन दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आता है, जहां पर रात को सोल्वे उनके लिए मीट रेडी करती है। वो लोग पूछते हैं कि ये मीट है किसका, जिस पर वो बताती है कि ये मीट डियर का है। अब उन्हें वो मीट देकर वहां से चली जाती है। तब मिक्की के पिता उससे ये कहते हैं कि उसे नहीं लगता कि सोल्वे के साथ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसने कभी भी उसे कुछ खाते हुए नहीं देखा। और तो और यहाँ पर ना तो पानी है ना ही स्टोव है, तो उसने ये मीट पकाया कैसे। अब ये बातें ऑब्वियसली मिक्की को भी अजीब लग रही होती हैं। उसके पिता पूछते हैं कि आखिरकार ये उसे मिली कैसे, उसने उसे कैसे रीच आउट किया था। तब यहाँ पर मिक्की जो होती है अपने पिता को असली बात बताती है, जो कि काफी शॉकिंग थी। वो बोलती है कि सोल्वे को उसने सपने के द्वारा ढूंढा और वो उसके सपने में आया करती थी, विच मीन्स कि सपने के जरिए वो लोग यहाँ तक पहुंच गए थे। जिसके बाद में हम उसी लेडी के डिकम्पोज होते हुए शव को देखते हैं, जो कि कुछ रिदम में बोलती है, और इस रिदम के अंदर वो बता रही होती है लाइफ और डेथ के प्राइमल साइकिल को, जहाँ पर फायर और मून, ब्लड और सीड, बॉडी और बोन सब एक ही कॉस्मिक प्रोसेस का हिस्सा होता है। क्रिएशन यहाँ पर क्लीन या फिर डिवाइन नहीं, बल्कि रॉ, फिजिकल और डेंजरस है, जहाँ पर ग्रोथ के साथ साथ डिके
के भी साथ चलता है। रिवर और सेलिंग लाइफ के फ्लो को दिखाते हैं, जबकि वल्चर जो होते हैं वो मौत की प्रेजेंस को रिमाइंड कराता है। और जब रिचुअल कंप्लीट हो जाता है तो मैसेज सिंपल सा है, शोर खत्म, मूवमेंट रुक जाती है। यहाँ पर ये चीज लाइफ और डेथ के नेचुरल साइकिल का मतलब बनाता है। जन्म, ग्रोथ, डीके और साइलेंस सभी एक ही प्रोसेस का हिस्सा है। खैर अब तभी वहाँ पर लेट नाइट 2 टीनेजर कपल सोल्वे के घर के बाहर आकर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। तब मिकी के पिता उन्हें रोकते हैं, लेकिन वो दोनों उसका मजाक बना रहे थे। तब मिकी के पिता ये कहते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सोल्वे नाराज हो जाएगी, और सोल्वे का नाम सुनते ही वो लोग डरकर वहां से चले गए थे, जो कि यहाँ पर सोल्वे की दहशत को दर्शाता था। अब अगले दिन सोल्वे एक गुफा में जाती है जहाँ पर चट्टानों के बीच एक सांप होता है, और सोल्वे उस सांप को अपने मुंह में आने के लिए कहती है, जिसके बाद वो सांप पूरी तरह से उसके मुंह के जरिए होकर उसके शरीर में एंटर कर गया था। जिसके बाद वो मिकी को अपने साथ ले जाती है ताकि वो उसका इलाज कर सके, रिचुअल कंप्लीट कर सके। और आज 3rd डे था रिचुअल का, लेकिन मिकी के पिता इस बार उनके साथ नहीं थे क्योंकि सोल्वे ने उसको बेहोश कर दिया था। तभी हम उसके पिता के मुंह के अंदर ढेर सारे मैगट्स को भी देख पाते हैं। मीनवाइल रास्ते में सोल्वे एक डियर को देखती है, और ये वही डियर था जो कि सोल्वे को मरा हुआ मिला था, और अब ये जिंदा हो चुका था। और सोल्वे उसको देखकर बहुत खुश होती है। यानी कि ये देखकर लगता है कि जितनी बुरी विच यहाँ पर दिखाई गई है उतनी है नहीं, उसको जिंदगी से काफी प्यार था। अब फिर सोल्वे मिकी को एक पत्थर पर बैठाती है और वो उसके कान में वही कांटा चुभाती है जिससे कि मिकी मदहोश हो गई थी। और फिर सोल्वे अपना मुंह खोलकर उस सांप को उसके मुंह के अंदर डाल देती है। अब थोड़ी देर के बाद में वो रिचुअल करके घर आते हैं, जहाँ पर मिकी के पिता को होश आता है। वो मिकी को देखता है, लेकिन मिकी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी हालत पहले से भी खराब हो गई थी। ये देखकर उसके पिता उसे कहते हैं कि उसकी हालत और खराब लग रही है। वो कहते हैं कि सोल्वे उसे क्योर नहीं कर सकती, बल्कि वो उसको सिर्फ झूठा विश्वास दिला रही है, दिलासा दे रही है। लेकिन तभी अचानक से मिकी को कुछ हो जाता है और वो फ्रस्ट्रेशन में आकर अपने पिता को वहां से निकल जाने के लिए कहती है, और फिर उसके पिता भी वहां से चले गए थे। अब मिकी वहां पर लेट जाती है और उसकी बेली जली हुई थी। खैर इसी बीच उसको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और उसे सोल्वे अब इविल लगने लगती है, और इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करती है। वो जंगल की तरफ भाग जाती है और दूसरी तरफ उसके पिता एक होटल में जाते हैं, जहाँ पर वो रूम लेने के लिए गए थे क्योंकि घर का रास्ता काफी दूर था। अब रिसेप्शनिस्ट उससे ये पूछती है कि क्या यहाँ पर वो फिशिंग करने आए हैं। तब वो ये बताते हैं कि वो तो यहाँ पर आए थे एक हीलर के पास में जिसका नाम है सोल्वे। अब ये बात सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। वो कहती है कि सोल्वे तो विच का नाम है और यहाँ पर सभी उसे जानते हैं। वो तो एक नेक्रोमेंसर है जो कि मौत से ताल्लुकात रखती है। अब रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो ये बताती है कि सोल्वे तो डेथ को भी ट्रिक कर सकती है और लोग उसकी ग्रेव पर कई सालों से पत्थर रख रहे हैं। और ये सुनकर मिकी के पिता हैरान रह गए थे, हम सब भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि सोल्वे तो जिंदा थी और यही बात वो रिसेप्शनिस्ट को भी बताते हैं। तो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट एक और शॉकिंग बात बोलती है कि वो तो 2 साल पहले ही मारी गई थी। जी हाँ, असल में जो हमने सीन्स देखे थे पास्ट के वो असल में सोल्वे की ही यादें थी। उस समय 2 साल पहले सोल्वे ने एक बच्चे को जिंदा किया था और जब ये बात टाउन वालों को पता चली तब उन्होंने उस बच्चे को छीन लिया था उससे और उस बच्चे को आग के हवाले कर दिया। उनको लगा कि ये ईविल बच्चा है, इसके अंदर ईविल आ चुका है। इसके बाद उन्होंने सोल्वे को जिंदा दफन कर दिया था और इसलिए ही लोग उसकी कब्र पर पत्थर रखा करते थे ताकि वो वहीं पर दबी रहे, क्योंकि वो डेथ को ट्रिक करके जिंदा होकर लौट सकती थी। बेसिकली ये सब देखकर पता लगता है कि सोल्वे हमेशा से मदरहुड चाहती थी और इसलिए उसने उस बच्चे को दोबारा जिंदा किया था, उसको पाल रही थी क्योंकि वो माँ बनना चाहती थी, जो कि शायद वो बन नहीं पा रही थी। अब यहाँ पर जेक जो होता है वो रिसेप्शनिस्ट को ये बताता है कि वो अपनी बेटी को उसके घर पर छोड़कर आया है, यानी कि सोल्वे के घर पर। लेकिन शॉकिंगली वो कहती है कि वहाँ पर कोई भी घर नहीं है और ये सुनकर तो मिकी के पिता जल्दी से अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। सबको लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर सोल्वे की आत्मा ने आकर कुछ ना कुछ ट्रिक खेला है। मीनवेल मिकी भाग रही होती है जंगल के अंदर, लेकिन सोल्वे उड़ते हुए उसको पकड़ लेती है और उसे उस कांटे से बेहोश कर देती है। जिसके बाद सोल्वे उसे अपनी ग्रेव के पास लेकर आती है, जहाँ पर वो उसका पेट चीरने लगती है। उसके पेट को चीरकर उसमें से एक फीटस निकलता है जो कि असल में ट्यूमर था, जो कि एक एप्पल साइज का होता है। और आपको स्नो वाइट वाली कहानी याद होगी जिसके अंदर जो विच होती है उसने यहाँ पर एक एप्पल को ही पॉइजन कर स्नो वाइट को खाने के लिए दिया था। या फिर और भी आसान भाषा में कहा जाए तो इसको फॉरबिडन फ्रूट कहा जाता है, जिसको देखकर सोल्वे काफी खुश हो जाती है। वो मिकी को थैंक यू भी बोलती है। अब यहाँ पर ये जो ट्यूमर होता है पहले वो फीटस होता है और फिर वो एक बच्चे का रूप ले लेता है, लेकिन मिक्की इसे मारी जाती है। थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर मिक्की के पिता आते हैं जो कि मिक्की को बहुत ही बुरी हालत में देखते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली मिक्की जिंदा थी। साथ ही साथ उसकी बेली भी अब नॉर्मल हो चुकी थी और उसकी बेली पर जो कट लगा हुआ था वो भी गायब था। मतलब कि सोल्वे ने उसे ठीक कर दिया। हाँ, शायद से उसकी आत्मा ने उसको यहाँ पर बुलाया था अपने मतलब के लिए, लेकिन बदले
बदले में उसे गिफ्ट ऑफ लाइफ भी दिया। अब सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर सोल्वे से बच्चा छीनकर वो लोग आग के हवाले कर देते हैं। साथ ही साथ वो लोग सोल्वे को भी पत्थर मार मार कर यहाँ पर ग्रेव के अंदर गड्ढे में गिरा देते हैं और पत्थरों से उसकी ग्रेव को कवर कर दिया जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में मिकी और उसके पिता दोनों मिलकर सोल्वे की कब्र को खोदते हैं, ये देखने के लिए कि उन्होंने जो देखा था वो यहाँ पर सच था या फिर उनका सपना था। अब सारे पत्थर हटाने के बाद में वो कंफर्म करना चाहते थे कि यहाँ पर सोल्वे सच में मारी गई है या फिर नहीं। पूरी ग्रेव को खोदने पर उन्हें सोल्वे का स्केलेटन मिलता है, जिसके हाथों में एक बच्चे का स्केलेटन भी था, जो कि कुछ और नहीं बल्कि वही ट्यूमर से बना हुआ बच्चा था, जो कि यहाँ पर रिचुअल के जरिए सोल्वे ने बनाया था। वो भी यहाँ पर किसके जरिए? मिकी के जरिए, क्योंकि उसके अंदर जीने की एक इच्छा थी। और सबसे बड़ी बात कि मिकी ये कह रही थी कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती, लेकिन यहाँ पर काइंड ऑफ मिकी जो थी वो माँ भी बन गई और यहाँ पर ये जो सोल्वे थी उसका भी माँ बनने का सपना पूरा हो गया था। और देखो, सोल्वे की जो स्पिरिट थी ना वो इसलिए रेस्ट नहीं कर पा रही थी आफ्टर लाइफ में, इसलिए एंटर नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसकी एक अधूरी इच्छा थी उस बच्चे को पाने की। वो बच्चा उससे छीन लिया गया था और इसलिए अब यहाँ पर मिकी के जिंदगी जीने के जरिए उसने यहाँ पर इस बच्चे को उस ट्यूमर के रूप में बाहर निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से मिकी जीना चाहती थी और उसकी इच्छा की वजह से ये बच्चा यहाँ पर पैदा हो पाया। अब उस बच्चे को लेकर यहाँ पर जो सोल्वे थी वो आफ्टर लाइफ में जा चुकी है, उसकी स्पिरिट को रेस्ट मिल गया था, उसकी हमेशा से यही इच्छा थी और बदले में ऑब्वियस सी बात है सोल्वे ने यहाँ पर मिकी को गिफ्ट ऑफ लाइफ दे दिया। खैर अब इसके बाद में सीन बदलता है जहाँ पर हमको मिकी की सारी रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं जो कि नॉर्मल थी, उसे अब कैंसर या फिर ट्यूमर वगैरह कुछ भी नहीं था और ये सुनकर वो बहुत खुश होती है। साथ ही साथ उसको अब साइंस से ज्यादा इन चीजों पर भरोसा था और सबसे बड़ी बात की जेक को भी अब इन चीजों पर भरोसा हो गया था। और बूम, इसी के साथ में द मदर ऑफ फ्लाइज मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मदर ऑफ फ्लाइज फिल्म की कहानी, जो कि काफी ज्यादा अच्छी और डीप मीनिंग वाली फिल्म थी। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपको मोस्टली चीजें तो मैंने आपको समझा ही दी हैं कि आखिरकार सोल्वे चाहती क्या थी, साथ ही साथ यहाँ पर मिकी भी जीना चाहती थी। तो यहाँ पर एक चीज जो आपको समझ में नहीं आई होगी वो था वो सांप वाला सीन, उसका मतलब क्या था? तो देखो स्नेक्स होते हैं ना, बेसिकली जब वो यहाँ पर राउंड में होते हैं अपनी खुद की टेल को बाइट करते हैं तो वो एक सिंबल है लाइफ और डेथ साइकिल का। बाकी ये जो फिल्म है उसके अंदर काफी सारे थीम्स हैं जैसे कि ग्रीफ, एंड्योरेंस, मदरहुड पावर और एक्सेप्टिंग द अननेचुरल व्हेन मेडिसिन फेल्स, क्योंकि यहाँ पर जो मिकी थी उसकी नॉर्मल मेडिसिन वाली चीजें जो थी वो पूरी की पूरी खराब हो चुकी थी, उनसे कोई उम्मीद नहीं थी उसको। और सोल्वे की स्पिरिट ने यहाँ पर मिकी को इसलिए चुना था क्योंकि वो जीना चाहती थी और वो समझ चुकी थी कि इसके जरिए वो अपने मदरहुड वाली चीज को यहाँ पर पूरा कर सकती है और उसकी जो सोल है वो इसी तरीके से पीस में जाएगी। बात रही कि यहाँ पर हमेशा कॉर्प्सेस दिखाए गए थे, कई सारी फ्लाइज दिखाई गई थी जो कि हमेशा सोल्वे के आसपास रहा करती थी, तो ये दर्शाता है कि वो कब की मारी जा चुकी थी और उसकी बॉडी हमेशा ऐसे रॉट हो रही थी, बहुत ही ज्यादा गंदी हो रही थी। और इसलिए ही इस फिल्म का नाम मदर ऑफ फ्लाइज रखा गया है, क्योंकि सोल्वे जो थी वो डेथ को भी ट्रिक कर सकती थी, यानी कि मौत होने के बावजूद भी वो यहाँ पर उठ खड़ी हुई थी और यहाँ पर वो अपनी सोल को पीस तक ले जाने के लिए तैयार थी। और आपने अगर गौर करा होगा तो यहाँ पर सोल्वे को गॉड से कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही वो किसी गाँव वाले को हर्ट किया करती थी और ना ही उसने कभी कोई नेक्रोमेंसी करी थी किसी के खिलाफ में, लेकिन गाँव वालों ने उसको गलत समझकर उसे मार डाला था। और देखो डॉक्टर ने तो पहले उस लेडी को कह दिया था कि लेडी नहीं बच पाएगी, बच्चा बच जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर लेडी बच गई तो उसके मन में लालच आ गया कि बच्चा भी जिंदा हो गया था तो उसको अपना बच्चा भी वापस चाहिए, लेकिन उसने वो बच्चा भी नहीं रखा। गाँव वालों ने उस बच्चे को भी जला दिया था ये समझकर कि इस बच्चे के अंदर कोई ना कोई इविल एनर्जी होगी, जिसके चलते इसको दोबारा सोल्वे ने जिंदा कर दिया था। लेकिन सोल्वे की हमेशा से इच्छा थी कि वो हमेशा से माँ बने और इसलिए उसने उस बच्चे को जिंदा कर अपने पास रखा था और फाइनली सोल्वे ने मिकी के जरिए उस बच्चे को पा लिया था और अपनी सोल को उसने पीस में कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन और सारा का सारा डीपर मीनिंग समझ में आ गया होगा। मूवी समझ में आई है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बढ़िया फिल्म को एक्सप्लेन किया है जो कि ब्लम हाउस हॉरर फिल्म है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना, काफी बढ़िया मूवी है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए